हेलो, वेलकम टू इन फोकस। मैं हूं मुबश्शिर ज़ैदी और आज हम अहाता करेंगे इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जो यकीनन दिगरगूं तो है, मगर क्या इसका कोई हल है। आवाम की हद तक अगर बात करें तो जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, डीज़ल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ऐसा माजी में आज तक नहीं हुआ। और उससे ख़तरा ये है कि इन्फ्लेशन जो हमारी तकरीबन 14% के आसपास अभी घूम रही है, वो अगले चंद हफ्तों के अंदर वो 18 से 20% तक पहुंच जाएगी। यानी महंगाई का एक तूफ़ान है जो अगर आया नहीं है तो आने ही वाला है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उससे पहले हुकूमत जो है कुछ इक़दामात ले रही है। मसलन कल जैसे सिंध हुकूमत ने पहल की और 40% जो है जो अपनी गाड़ियों का जो ऑफिशियल फ्यूल है वो उन्होंने कट करने का ऐलान किया। उसके बाद केपी की गवर्नमेंट ने भी यही किया, पंजाब, और उसके साथ साथ हमने वफाक में भी ये चीज़ देखी। कल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो कुछ स्टेप्स भी अनाउंस करेंगे। मगर क्या ये काफ़ी हैं? क्या ये स्टेप्स सिर्फ नुमाइशी हैं? क्या इनकी सिंबॉलिक वैल्यू है? मगर इस वक्त जिस हम गर्दाब में फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसी बारे में हम बात करेंगे। और कब निकलेंगे या निकल भी पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक मिनिस्टर स्टेट भी रहे हैं, और उनसे हम पहले बात करते हैं। हारून साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, फ्यूल प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड हैं, पूरी दुनिया में हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और अब ये इत्तला आ रही है कि गैस की कीमत भी बढ़ेगी। तो जब मुसीबत आती है तो हमेशा कहा जाता है कि वो अकेली नहीं आती, और सबसे पहले जो है वो अकबरी का ही घर ढूंढती है। तो हम अकबरी के घर में हैं इस वक्त, क्या करें? जी शुक्रिया मुबश्शिर साहब। देखिए, जो करंट सिचुएशन है किसी भी मईशत का, जब इन्हिसार ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्ट पे हो जाता है, ख़ास तौर पे इसेंशियल इम्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो फिर उसको, और आपके पास पे करने के लिए रिजर्व्स कम होते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स उसको मैच नहीं करती, तो वो इस तरह की सीरियस स्टेबलाइजेशन के क्राइसिस में आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान आया हुआ है। पाकिस्तान के 2-3 और इश्यूज मल्टीप्लाई हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो भी एक हायर सीलिंग पे आ गई है, हम मजीद कर्जा नहीं ले सकते। तो इस वक्त तो जो नजर आ रहा है, तो वो तो जो भी हुकूमत है वो आईएमएफ की ट्रांच के टाइमिंग में रह रही है। एक्सक्यूज मी, कि जी अगर हमने ट्रांच लेनी है, प्रायर एक्शंस मीट करने हैं, इसके अलावा कोई पॉलिसी या कोई मेजर सूरत हाल नहीं देख रही। और दूसरा, उनको एक पॉपुलिस्ट भी है और कंपल्शन भी है कि इस सारे महंगाई के तूफान से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी, जॉबलेसनेस भी होगी, जो मार्जिनल निचली लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो पॉवर्टी में चले जाएंगे, और जो मिडिल इनकम है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वो कुछ कैश ट्रांसफर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कतन कोई दूर दूर तक पॉलिसी डायरेक्शन या सिम्प नहीं नजर आती। इस सूरत हाल में होता यह है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल लोग और मार्केट्स जो हैं वो इस तरह देखती हैं कि ये लोग तो डे टू डे रह रहे हैं, तो कल को पता नहीं डॉलर का रेट क्या होना है, शरह सूद कहां जानी है, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी रोक लेते हैं, और अपॉर्चुनिस्ट जो हैं उसके अंदर बड़े मार्जिन्स के अंदर मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं। यहां पर हम इस वक्त फंसे हुए हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर मुश्किल और बड़े फैसले लेना कुछ आसान काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी हारून साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ सलमान सूफ़ी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह हैं। वेलकम टू द शो सलमान। बात हो रही थी कि हुकूमत और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि कुछ हंगामी इक़दामात तो वो लेंगे, और कुछ ले भी लिए हैं उन्होंने। तो सोच क्या है ओवरऑल हुकूमत के अंदर कि किस हद तक इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब है, और उसको किस तरीके से कोई प्लान हमें नज़र आ रहा है? आप यकीनन उनके साथ बैठे हुए हैं, तो कोई ना कुछ तो वज़ीर आज़म के जहन में होगा। बहुत शुक्रिया रजी साहब। जी बिल्कुल है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस वक्त बेसिकली रिपेयर की सिचुएशन है, कि जो इकोनॉमी जिस कंडीशन में है उसको इस वक्त हम एक रिपेयर की स्टेज में हैं, कि हम उसको जो भी
एक मदद फराहम कर सके वो की जाए। तो उसमें जो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर ने कल ही इस पर इंस्ट्रक्शन जारी कर दी थी, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, कि सबसे पहले गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करे, ताकि हम लोगों से जो एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें वो मिसाल उसकी देनी चाहिए। तो उसमें इनिशियली उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जारी कर दी हुई हैं कि जो गवर्नमेंट के अपने पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है ना वो कटौती हो चुकी है। मेरा अपना ऑफिस जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हमने सरकारी पेट्रोल जो है वो बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया है, ताकि एक्सचेकर पे जितना भी कम से कम बोझ डाला जा सके वो डाले। और उसके अलावा जो एक सबसे मेजर कंपोनेंट है कि ई मीटिंग्स जो है ना वो अब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो वो मैंडेटरी की जा रही हैं, कि आपको जो है वो फिजिकली गाड़ी लेके किसी मीटिंग में न जाना पड़े और आप इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं आप उनके थ्रू जो है वो मीटिंग्स करें। इसके अलावा एक और सजेशन इस वक्त हम जिस पे गौर कर रहे हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम उसकी इवैल्यूएशन बनाएं, कि जिस तरह राइड शेयरिंग सर्विसेज हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, आपको पता है, एक बहुत बड़ा चंक है जो कि रोज आता है अपने काम अपने दफ्तरी अमूर जो हैं वो असर अंजाम देने। तो उसके लिए एक पूल राइड शेयरिंग की पूल की जो है ना वो एक ऑप्शन चल रही है, कि जिसमें सेक्रेटेरिएट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोचेस के थ्रू वो पिक किया जाए एक पॉइंट से, उनको ऑफिस लाया जाए और फिर उनको वही कोचेस जो हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट पे जो है ना वो ड्रॉप ऑफ करें, ताकि जो एक प्लेथोरा ऑफ जो कि मोटरसाइकिल्स हैं, फिर उसके अलावा गाड़ियां हैं जो उनको यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो फिर कम हो, जिससे एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो कम आएगा, फ़र्क पड़ेगा आपके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। इसके अलावा और जो अननेसेसरी जो ऑफिसर्स के जो ट्रिप्स हैं, कि जो उनको मीटिंग्स के लिए दूसरे प्रोविंस में जाना पड़ता था, उस पर भी हम कमी कर रहे हैं कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हों, इलेक्ट्रॉनिक जो ई सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू हों। और इस तरह की जो काफ़ी मेजर्स जो हैं वो इन प्लेस हैं ऑलरेडी, और बाकियों का जो है वो कल इंशाअल्लाह ताला एक मीटिंग आज हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, और इंशाअल्लाह ताला कल बाकी जो हैं वो अनाउंस करेंगे हिमसाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सूफ़ी, और हम आपसे जो है अपडेट लेते रहेंगे। से क्या करें, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, ये भी एडवाइज़र रहे हैं वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान के, बहुत करीब से देखा है हमारी मईशत कैसे चलती है। जैसे हारून शरीफ साहब ने बताया वैसे ही कमोबेश डॉक्टर खाकान साहब, मैं वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहता हूँ, हारून साहब के भी पढ़ता रहता हूँ। आप तो क्योंकि प्रैग्मेटिक भी हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है हमें चीज़ें कम करनी है। मसलन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक हमने हिसाब लगाया था जो लास्ट अगर हम बजट की बात करें, जितने एक्सपेंसेस हैं तो ओवरऑल उसमें से कटौती बहुत सी चीज़ों में हो सकती है। कुछ जो ट्रांसफ़र्स हैं प्रोविंसेस को उसमें से कुछ कटौती हो सकती है। 200 अरब के लगभग जो हमारा ज़ाहिर है ये ऑफ द कफ वो है। सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ की बात में ज़ाहिर है अशाफिया की सब्सिडीज़ भी आ जाती हैं, और गवर्नमेंट की अपनी रनिंग में जो लीकेजेस हैं या जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं, तो ओवरऑल मिला करके अगर ये यहाँ पर, और ये मैंने नहीं ज़ाहिर है बनाया, जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि हम तकरीबन 600 अरब रुपए तक जो है वो बचा सकते हैं। और ज़ाहिर है हम इस वक्त जो सूरत हाल है ये ऐसा ही है कि हमारे घर में अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि 4 की जगह 2 बल्ब जला लें। पानी अगर कम है तो हम ज़ाहिर है फ़ौरन जो टैप और वाटर है बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कम से कम इस्तेमाल करें। गैस कम है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर ये क्या वक्ती तौर पर आपके ख़्याल में इस चीज़ को रोका जा सकता है जो जो माशी गिरावट आ रही है, या ये है कि हमें फर्दर कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन डॉन। देखिए, पहले तो आप सूरत हाल का जायजा लें कि सूरत हाल संगीन कितनी है। नंबर 1, आप ये देखें कि आपके पास $9.7 बिलियन के सिर्फ रिजर्व्स हैं, जो कि आपकी 1.5 माह ऑफ इंपोर्ट्स को भी कवर नहीं कर रहे। आपकी इंपोर्ट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 20 से 25% अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो इंपोर्ट्स जो हैं वो भी उसी तरह बढ़ती चली जा रही हैं। सो द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस। दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जब हमने ये साल शुरू किया था तो आप हैरान होंगे कि एस्टिमेट्स पर $2.4 बिलियन, फिर 4 से 8 हुआ, और अब हम 16 के इर्द गिर्द देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट।
ठीक है, दिस हैज रिजन कंसिडरेबली, और उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा। इसके साथ साथ जो बजट का खसारा है जो कि IMF के साथ तय किया गया था, वो था 6.3% जो पुराने GDP पे था। अब ये नए GDP पे जो कि बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम 5,000 अरब या टोटली या इसको फिर देख रहे हैं कि 8% को क्रॉस कर रहा है। ये है वो इकोनॉमी जिसको आपने रेस्क्यू करना है, स्टेबलाइज करना है और फिर आगे लेके चलना है। ये छोटी छोटी चीजें कि हम गाड़ी का खर्चा कम करते हैं, हम ये पेट्रोल काटते हैं, दिस इज जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप ये देख लें कि आपने जब ये सब्सिडी शुरू की थी तो ये 30 अरब थी मार्च में। चले, आपने ये कहा कि मैं 30 अरब जनरल सब्सिडी रख लेता हूं, उस हुकूमत ने की। हालांकि मैं 3 चीजें आपके सामने रखता हूं। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है जब आप इस तरह की प्राइसिंग डिस्टॉर्शन करते हैं उस चीज पे जो कि इंपोर्टेड हो, तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर आपका फिस्कल डेफिसिट नजर आ रहा था बढ़ता हुआ, तो ये भी सोचना चाहिए था कि 30 अरब भी देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। और तीसरा, आप फंड के प्रोग्राम में थे, और फंड के प्रोग्राम में कभी भी जनरल सब्सिडीज आर नॉट थॉट ऑफ एज something good, and you have to always do away with them and move to targeted subsidies. फिर उसके बाद इसका हुजम, अगर 1 जून को ये चेंजेस ना होते तो इस हुकूमत के आने के बाद 120 अरब जून में होता। अब भी जो सब्सिडी का हुजम है महाना, वो 60 अरब है। 32 अरब है इस वक्त भी जो पेट्रोल में और डीजल में फर्क आ रहा है, जनरल सब्सिडी है, और 28 अरब जो है वो आपकी टारगेटेड सब्सिडी है। दिस इज वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। कूलिंग, अब इसके रेमेडीज जो हैं वो क्या हैं? इकोनॉमी नीड्स अ सीरियस कूलिंग ऑफ। इसको आप ये ओवर हीटिंग वगैरह छोड़ दें, आपको इकोनॉमिक कूलिंग ऑफ करनी पड़ेगी, और उसके मानी ये हैं कि शरह सूद बड़ी है, 13.75 इस वक्त आपके पास पॉलिसी रेट है, बट आपकी इन्फ्लेशन 13.8% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट इज स्टिल नेगेटिव। और जो मैं आपके सामने ये रखता हूं कि अगर ये 13.8% थी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था मॉडल लगाकर, तो जो जून की आपकी एक्सपेक्टेशन है CPI की, जब मैंने SPI देखा जो कि 20% के करीब आया, तो वो 16% से भी बढ़ जाएगी। This is where your economy stands today. ये मतलब छोटे मोटे measures are just not going to work. बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक छोटा सा वक्फा लेना है, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एक वक्फे के बाद आपके पास आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्क की अमूमी माशी सूरत हाल पर जो यकीनन दिगरगू हैं, और 2 एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं, डॉक्टर खाकान नजीब और हारून शरीफ साहब। डॉक्टर खाकान, मैं चाहता हूं कि आप अपनी गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम हारून शरीफ साहब की तरफ जाते हैं। तो ये तो है वो इकोनॉमी जिसके हमने रखा करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, फिस्कल बढ़ा हुआ है, और जिसकी जो इन्फ्लेशन है वो 13.8% है और बढ़ती हुई है। अब थ्रेट्स बढ़ गए हैं। बढ़ किस तरह गए हैं? एक तो हमने अभी सब्सिडीज की बात की, एक नया इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है वो अभी आया है, और उसमें अगर आप देखें तो 7 रुपए 92 पैसे बिजली, यानी कि इस वक्त तकरीबन 16 साढ़े 16 रुपए का एवरेज रेट है। ये एवरेज रेट बढ़ के 24 रुपए 82 पैसे हो गया। अब आप आइए कि यही बात खत्म नहीं होती। मैं हैरान हूं कि हमारी एजेंट जो अथॉरिटीज हैं वो रात को क्यों काम करती हैं। कल रात को मैंने ट्वीट किया क्वाइट लेट इनटू द नाइट, और मेरे सामने एक ओगरा की डिटर्मिनेशन आई जो फरवरी से चल रही थी, जिसमें 45% एवरेज टैरिफ जो है वो बढ़ा हुआ है गैस का। ये दोनों अभी गैस का जी ओगरा ने किया, ये दोनों अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और इन दोनों की बात भी IMF से नहीं। तो ये है वो इकोनॉमी, और अभी हम बजट पे आएंगे। ये है वो चीजें जो एनर्जी की मद में, जो डेफिसिट्स की मद में आपके सामने खड़ी हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ इसके कोई रिपेयर नहीं देखी कि जो सब्सटैंटिवली आपने 30 रुपए जो हैं इस पे बढ़ाए, और अभी भी उसकी एक सब्सिडी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली रिपेयरिंग दिस इकोनॉमी एंड मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1 आपकी जो रिपेयर है वो है IMF से पहले, वो ये है कि चाइना के $2.3 बिलियन पिछले 3 माह से मैं सुन रहा हूं कि आ रहे हैं, और अब भी सुन रहा हूं कि आ रहे हैं, और हमारे प्रीमियर की बात हुई है वो फौरी तौर पर अपनी किटी में लाएं, सो दैट आपको रूम मिले टू डिस्कस विद द IMF
विद ए बोल्डर स्टांस बिकॉज आपके रिजर्व्स अगर कहीं $12 अरब के करीब आ जाते हैं. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आपने कुछ चीज़ों पे कदगन लगाई है इंपोर्ट्स की, उसको थोड़ा स्ट्रिक्टर करें और नॉन टैरिफ बैरियर्स यूज करें ताकि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो सके. और बैंकों को हिदायत करें कि कार फाइनेंसिंग और दूसरी फाइनेंसिंग को बिल्कुल फौरी तौर पर जो है बहुत कम कर दें ताकि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव किया जा सके. कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर यूएई ने ले लिए हैं, अमेरिका ने ले लिए हैं. आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसका पेट्रोल रोकें या ना रोकें. कम ऑन, व्हाट यू नीड टू डू मैं आपके सामने अभी सामने रख देता हूं. मतलब 5 छुट्टियां तो इज अ नो ब्रेनर. मतलब 5 वर्किंग डेज और 1-2 छुट्टियां तो नो ब्रेनर है. आई थिंक $150 से $200 मिलियन या $2.5-3 अरब सालाना आपका बच जाता है. नंबर 2, आप संडेज को कार फ्री करें. आप बड़ी कार्स पे कदगन लगाएं. आप कार पूलिंग शुरू करें. आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेड करें पूरे मुल्क में जरूर, पर लोड शेड इस तरह ना करें जिस तरह आप करें. आप लोड शेड का एक स्केड्यूल कायम करें और अपना जो आप बाइंग करना चाहते हैं LNG की, जो कि इस वक्त $23 से $25 पे चली गई है, जिसकी सेलिंग आप कर रहे हैं 6.5 की इंडस्ट्री को. प्लीज स्टॉप इट येस्टरडे. ठीक है, मतलब इसमें क्या इंतजार है कि जब ये इतनी बढ़ गई है. सो कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ले. उसके बाद आपको राशनिंग करनी पड़ेगी चीजों की फॉर सम टाइम पीरियड. और तीसरा ये है कि जो टैरिफ्स ये 2 आए हैं, प्लीज पुट योर टीम टुगेदर. इन 2 टैरिफ्स को लागू नहीं किया जाना चाहिए मुल्क में. नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी बिग स्ट्राइड व्हेन आई से दिस, व्हेन यू आर इन द फंड प्रोग्राम. मैं बिजली के टैरिफ को, आई हैव गॉन थ्रू द होल टैरिफ, आई हैव सीन द नेपरा डिटर्मिनेशन. उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, उसको यूज करें, वरना इन्फ्लेशन जो है वो उस हद तक चली जाएगी कि इंडस्ट्री भी अनबेरेबल हो जाएगी, अनवर्केबल हो जाएगी और आपका जो कंज्यूमर है वो सड़कों पे आ जाएगा. सो प्लीज उसमें बहुत गुंजाइश है कि वो बेस टैरिफ की बजाय कहीं और ले जाया जाए. एंड देन वी कैन कीप टॉकिंग. जी डॉक्टर साहब, मैं आता हूं हारून शरीफ साहब के पास. हारून साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब की बात और शुरू में आप भी यही कह रहे थे कि ये जो अभी लिए जा रहे हैं इक़दाम, जाहिर है ये ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं और कंक्रीट वे में जो है कम है. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कहाँ से पहला कदम क्या लें? जी देखें, जैसे मैंने मुबशर पहले अर्ज किया कि अभी ये सारी जो बातचीत हो रही है ये इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हो रही है. इसका मतलब ये है कि हम सितंबर तक टाइम बाय कर रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद फिर से जो हमारे ऊपर कंडीशंस या प्रायर एक्शंस आएंगे, फिर इसी तरह हम उनके पीछे भाग रहे होंगे. हमें जो करने की ज़रूरत ये है, जहां मेरी वरी है कि एक तो कोलेशन हुकूमत है, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का व्यू ले रहा हूँ. जी. दूसरा, उनके पास वक्त बहुत कम है और अनसर्टेनिटी हाई है. तो ये जो बड़े स्टेप्स जैसे डॉक्टर खाकान ने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उनको 3-4 बड़े स्टेप्स इस वक्त पाकिस्तान को लेके दिखाने की, मसलन एनर्जी सेक्टर के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. हम महंगी बिजली बनाते हैं, सस्ती बेचते हैं, महंगा पेट्रोल लेते हैं, सस्ता बेचते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसीज को सब्सिडाइज करते हैं. हम जो सब्सिडी अगर ये दे रहे हो कि हमने इंडस्ट्री को कंपेटिटिव रखना है, तो मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ. लेकिन अगर एक इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है जो खड़ी नहीं हो रही अपने पैर पे, मेरा हिसाब ये है जिन मुल्क को आगे गए हैं उन्होंने फिर उनकी सब्सिडीज बंद की है. लेट देम डाई. मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ. अगर हम कंपेटिटिव ही नहीं है तो उस इंडस्ट्री के अंदर क्यों फंसे रहे? सही बात. तीसरी चीज ये है कि जो हमारे जो इन्फ्लुएंस है पिछले 30 बरस में, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का पब्लिक पॉलिसी पे बहुत बढ़ गया. देखिए, अभी तक पाकिस्तान गालिबन बड़ा रेयर मुल्क है जो धड़ाधड़ पेट्रोल वाली नई कारें बनाए जा रहा है. सो हमें इस वक्त बड़ी सीरियस नेगोशिएशन की जरूरत है कि भाई हमारे पास तो पेट्रोल के देने के पैसे नहीं है, तो आप इन गाड़ियों की ये प्रोडक्शन करें और कन्वर्ट करें. चीन में मैं था तो मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तजवीज़ भी दी थी कि जो मोटरसाइकिल हैं उनको छोटे शहरों में आप फ्री रिचार्जेबल बैटरीज हुकूमत दे दें, क्योंकि हम फिर भी हमारी बचत होती है. तो हमें तो इस वक्त इस लेवल के. तीसरा ये है अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे जो हुकूमत बैठी हुई है,
इस वक्त टाइम है कि हम लोन नहीं ले सकते, उनको हमें डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है। बेतहाशा कंपनीज है, मैं ये लॉस मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट वाली कंपनीज है, पीएसओ है, नेशनल बैंक है, ओजीडीसीएल है, हम उसके शेयर्स मजीद क्यों नहीं ऑफलोड कर रहे हैं? हमें कैश की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हारून साहब एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, हारून साहब सॉरी छोटा लेता हूँ, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है माशी सूरत हाल पर जो यकीनन दिगरगू हैं हारून शरीफ साहब से। हारून साहब, ओवरऑल अगर सिचुएशन हम देखें, बात तो सब कर रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए और शायद आज से बात नहीं हो रही, लेकिन हमने दूसरे ममालिक में देखा कि इस बात को तो इम्प्लीमेंट हुए शायद कई अशरे बीत गए। हम क्यों नहीं इस बात के ऊपर अब तक जो है एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल बना सके? जी मुबशर, ये एक अहम नुक्ता है। देखें, जो फैक्ट ये है कि हम 30-35 बरस से जो मईशत का ढांचा है उसको तब्दील करने में नाकाम रहे हैं और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जब भी 4-5 साल के बाद IMF के पास जाते हैं, जब हम इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में आते हैं, ट्रेडिशनली हमारी कुछ जियोपॉलिटिकल बैकडोर निगोशिएशंस में हमें जो IMF के बड़े शेयर होल्डर हैं वो कुछ वेवर दे देते हैं। अब सूरत हाल बदल गई है, अब ना हमें वहां से वेवर मिलना है और ना ही हमें जो सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज है खित्ते के जिनसे बोरोइंग की है उनसे कोई ऐसी आउट ऑफ द वे रिलैक्सेशन मिलनी है। इन ए वे ये अच्छी बात है कि ये हमें फोर्स करेगी कि हम मईशत के अंदर कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश करें। मेरा तजर्बा ये है कि हमने मईशत की रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। ये हमारी करंट पावर स्ट्रक्चर जो है सियासत का और ब्यूरोक्रेसी का वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप एक लीकी बकेट में पानी डालते जाएं तो वो लीक होता रहेगा। जिन ममालिक ने किया है, अगर एक चीज ये इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी में कर लें, पहली बात तो ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए ये 12 जमातें इकट्ठी हैं, इनको एक वाइट पेपर लिखना चाहिए कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, खाली हवा में तो नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि इसको हमें डेलीगेट करने की जरूरत है। इदारों को, नए इदारे बनाए बगैर उनको हम सियासत से इंसुलेट कर दे। मैं नाम लेता हूं, प्लानिंग कमीशन कभी भी वजारत नहीं थी, वो एक टेक्निकल हब था जिसको वजीर आजम चेयर करते थे, हमने उसको वजारत बना दिया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक ऑक्शन हाउस है लेकिन उसको भी वजारत बना दिया। जहां मैं था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी वजारत नहीं थी, वो भी कैप्चर हो गई। अगर हम इन इदारों को डेलीगेट करके 5 साल की सर्टेनिटी दे दें और इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल्स को बिठा देंगे भाई आपने करना है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हुकूमत से कहीं बेहतर काम भी हो जाएगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस भी। अगर हम इसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी को सियासी तौर पे इस्तेमाल करें कि हम किसी तरह कन्वीनिंग स्पेस बन जाए और आपस में बातचीत हो जाए, तो कभी भी ना हुआ है ना हो पाएगा। सो द वे फॉरवर्ड इज कि हमें जो स्पेस क्रिएट करनी है लेकिन उसको सियासत से निकालना है। सियासतदान का काम है उसको ओवरसी करे, उसको पॉलिसी गाइडेंस दे। ये जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं और ट्रांजैक्शंस हैं, ये प्रोफेशनल्स का काम है, इंजीनियर्स का है, बैंकर्स का है। तो मेरी ये राय है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में सिर्फ ये फैसला करें कि आपने किस चीज को ये सियासत से निकाल के प्रोफेशनल इदारों को दे देना है और उनको आपने अकाउंटेबल करना है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है कानूनी तौर पे। जैसे NFC अवार्ड है, उसके मेंबर होते हैं, एक स्टैट्यूटरी प्रोडक्शन है, उनको अकाउंटेबल होल्ड करें। ये नहीं कि आप उनसे मुफ्त में काम कराएं, लेकिन उनको फ्रीडम दे दें तो कुछ हमारी रिफॉर्म्स चल पड़ेंगी, अदरवाइज हम इस साइकिल में अनफॉर्चुनेटली फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल हारून साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात की। NFC के हवाले से वैसे भी बातें होती हैं कि जो कुछ प्रोविंसेस को जाता है उसके बाद प्रोविंसेस जो है क्या वापस करती हैं, क्या टैक्स कलेक्शन करती हैं, बहुत सी चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि तालीम, सेहत, ये तो टोटली सूबाई मामलात हो गए हैं, मगर अभी तक हुकूमत का साइज बड़े आराम से आधा किया जा सकता है क्योंकि हमने डिवॉल्व भी कर दिया और फेडरल गवर्नमेंट को छोटा भी नहीं किया। तो इस वक्त टाइम है कि इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो हमें इस तरह के मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, खाली पॉपुलिस्ट नहीं लेने चाहिए। एग्जैक्टली ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, और जाहिर है पहला स्टेप तो लेना चाहिए हुकूमत को इस तरह करने का। डॉक्टर खाकान, आई कम टू यू। अभी जो है बजट आ रहा है और हमारे यहाँ जब भी बजट आता है एक बात बड़ी कही जाती है कि बजट तो जनाब IMF बना करके हमें दे देता है,
क्योंकि आप IMF को कुछ और कहते हैं, यहाँ अपनी आवाम को आके आप कुछ और कहते हैं, वहाँ कुछ और एग्री करके आते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि IMF हम पे ज़ोर डाल रहा है कि ये करना है। तो ये जो चीज़ है इसमें अब बजट आ रहा है 10 तारीख को, तो क्या आपके ख्याल में ये भी IMF ही बना रही है? मुबशर, आई एम रियली हैप्पी यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। आज मुझे किसी और ने भी यही सवाल पूछा और मैंने फिर उस पर एक ट्वीट भी किया। क्या IMF ने ये तय किया है कि आपका बिजली का जो निर्ख है वो 7 रुपए 92 पैसे बढ़ना चाहिए? नहीं, ये नेपरा ने तय किया। सो अगर हम ये बात कहें कि IMF कह रही है कि ये निर्ख 7 रुपए 92 पैसे बढ़ा दें तो ये बात दुरुस्त ना होगी। तो इसी तरह आपने अपनी टैक्स कलेक्शन खुद देखनी है कि आप क्या इस वक्त जो मरात हैं, वो जो हमारा एक टैक्स एक्सपेंडिचर हम कहते हैं जी, जो हमारे इसमें लिखा होता है जब हम इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, वो इस वक्त के जो एस्टिमेट्स हैं वो 1700 अरब से लेके 2200 अरब तक हैं। ये वो टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको कर्टेल करना मानी रखता है, इसलिए कि ये वो चीज़ है जो कि उस तबके को हम दे रहे हैं जो तबका साहिब हैसियत है और बर्दाश्त कर सकता है। पाकिस्तान को और दुनिया भर को इस वक्त एडजस्टमेंट्स में से गुजरना है, पाकिस्तान को ज्यादा गुजरना है। हमारा काम एज पॉलिसी मेकर्स, एज द गवर्नमेंट, एज द स्टेट, वो ये है कि हम इसका बोझ आप पे, मुझ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स पे, बड़े प्रोफेशनल्स पे, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट्स पे, बड़े ब्यूरोक्रेसी पे और बड़े पॉलिटिशियंस पे डालें और अर्बन मिडिल क्लास को और रूरल वल्नरेबल को कंप्लीटली शील्ड कर दें। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप इसमें से गुजर जाएंगे। अगर आप इसका बोझ इस तरह नहीं रखेंगे कि आप उधर तो LNG 23 की मंगवा के 6.5 पे ही देते रहेंगे, बिजली आप 15 सेंट की बना के 11 सेंट की देते रहेंगे और इधर जो बाकी हैं उन पे ये बोझ डाल देंगे, तो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान में अब सख्त नहीं है कि हम ये कर सकें। डॉक्टर खाकान, मुझे एक वक्फा लेना है, सॉरी, हम उसमें कंक्लूड करेंगे। आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये हमता है, हम वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें माशी सूरत हाल की। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने जो तवज्जो दिलाई, जो मरात याफ्ता तबका है जिसे हम अशाफिया भी कहते हैं, उसकी एक मिसाल यह है कि अभी ECC ने कल ही जो है 80 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है डिफेंस के लिए, जो कि एक्चुअल बजट था उसकी ज़ाहिर है, और ये आगे भी जाकर के बढ़ेगा। बहुत बात होती है कि नॉन कॉम्बैटेंट जो बजट है उसके ऊपर नज़र षानी होनी चाहिए, वाइस वर्सा जो इंडस्ट्रियलिस्ट की आपने बात की वो भी होना चाहिए। इस चीज़ पे हाथ क्यों नहीं डाल सकते? देखिए, कल ही ECC ने DLTL की मद में, जो कि हम देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 40 अरब की भी मंजूरी। जी बिल्कुल। सो हम ये भी ना भूलें। सो ऑब्वियसली देखें कि एक स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है जिसमें ये शायद DLTL स्टेट बैंक डिस्पर्स कर चुका है तो इन्होंने आके उसकी मंजूरी दे दी। सो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है, पर इससे बहुत आगे बात चली गई है। आपका पेंशन रिफॉर्म जो है वो होना चाहिए। 500 अरब की सिर्फ पेंशन हैं इस वक्त। अगर पूरी एस्टैब्लिशमेंट को चलाने का खर्चा 520 अरब है और इधर उतनी ही पेंशन हैं। अगर फौज या पूरी जो हमारे अस्करी अदारे हैं वो ले रहे हैं 11-1200, तो आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट 3200 अरब रुपया है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ मसला यहाँ खत्म नहीं होता। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इज द लीस्ट डन रिफॉर्म इन पाकिस्तान, बिकॉज सारी तवज्जो जो है वो इस तरफ है कि हम कितना रेवेन्यू ले सकते हैं। जरूर लेना चाहिए। पाकिस्तान में दोनों चीजें हैं कि हम उन एरियाज को भी टैक्स नहीं कर पा रहे, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर एंड रिटेल। दूसरी तरफ हमारे पास अंडर टैक्सेशन भी है, यानी कि हम जो टैक्स अवॉइडेंस है वो भी अपनी जगह कायम है। पर इसके साथ साथ हमने जो आपके सामने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स रखे हैं, चाहे वो पेंशन्स का रिफॉर्म हो, चाहे वो डेट की मद में, ये डेट उस वक्त रीशेड्यूल हुआ जब डेट की शरह सूद ज्यादा थी, तो इसको फिर देखने की जरूरत है ताकि इस 3200 पे काबू पाया जा सके, जो अगले साल शायद इससे भी बढ़ के आएगी। सो एक्सपेंडिचर, इसके साथ साथ
हारून साहब ने ज़रूर बात की कि हमें प्लानिंग कमीशन को कैसे इदारा बनाना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पर आप ये भी देखें कि ये एक प्रोजेक्ट यूनिट बन के रह गया है। इट हैज टू गो टू अ थिंकिंग वन, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उससे निकल जाएं। दैट इज नॉट योर जॉब। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगने चाहिए PPP में या प्राइवेट सेक्टर को। आपने तो एक थॉट प्रोसेस देनी है, सॉफ्टवेयर तैयार करनी है इस मुल्क की। सो ये जो 18 मेरा ख्याल है इस पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज ह्यूज। 8 ट्रिलियन 8,000 अरब का इस वक्त एक आपका बैकलॉग है प्रोजेक्ट्स का, और आप इस दफा खर्च करेंगे FY23 में रखेंगे 800 अरब रुपया। आप मुझे बताइए कि आप नए प्रोजेक्ट्स कैसे कर सकते हैं जब 8 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। सो इसके पूरे स्ट्रक्चर पे, एक्सपेंडिचर पे बहुत काम होने वाला है। सो जब ये हम सब चीजें कहते हैं कि ये सब काम होने वाले हैं, बहुत सी रिकवरी है एनर्जी सेक्टर की होने वाली है, आप ये जरूर बात करते हैं कि जी 2500 अरब और 1500 अरब पावर और गैस का सर्कुलर डेट है, पर ये भी मुझे बताएं कि इतना बड़ा मैंने पैसा लेना है फ्रॉम द गवर्नमेंट ने लेना है फ्रॉम द पीपल जिनके रिसीवेबल्स खड़े हुए हैं हमारे पास। सो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म स्टेज टू बी एट अ बैक बर्नर, और हम इसको नहीं कर पा रहे। इन सारी चीजों पे काम करें। ये तो हो गया बजट, बट शॉर्ट टर्म अपनी IMF की टीम तैयार करें। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज 2016 में भी मैंने लिखा था, पाकिस्तान के लिए लिखा था, कई बार लिखा था। आपको जब तक ये सलाहियत नहीं होगी कि आप अपना MEFP लिखें, आप अपना लेके जाएं प्लान के आपका क्या सब्सिडी का प्लान है, आपका क्या इनकम सपोर्ट का प्लान है, आपका क्या सोशल सेक्टर का प्लान है, आपका एनर्जी पे मूव करने का प्लान क्या है। जब तक आप खुद MEFP लिखने के काबिल नहीं होंगे तो आपको 7 रुपए 92 पैसे 45% और आगे चल के 9 और 23 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप इससे ये काम नहीं करना चाहते तो डू योर ओन होमवर्क and do it well. Do your personal income tax reform on the reform side. और आखिर में मैं ये कहूंगा कि प्लीज जो मरात याफ्ता तबका है उसको इस दफा आके और मरात नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए। मैं एक लास्ट बात पे हम अगर इसको खत्म करें कि 7.5 करोड़ पे पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स रेट हिट होता है। मुझे बताएं कि 7.5 करोड़ कौन कमाता है पाकिस्तान में। सो उसको नीचे लाएं और उसको 2-2.5 करोड़ पे लाएं। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 40% जो मुल्क का है वो आपका एग्रीकल्चर और होलसेल ट्रेड है, और ये दोनों लीस्ट टैक्स्ड हैं इस मुल्क में। जबकि आपने पहले भी सुना कि आपको हुकूमत ने बताया कि कितने रुपए ट्रांसफर हुए एग्रीकल्चर में, और 2 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट होगा। दैट इज अनफेयर एंड अनफॉर्चुनेट। इफ यू वांट टू सेव पाकिस्तान's इकोनॉमी, इफ यू वांट टू गिव रिलीफ टू पीपल, प्लीज मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट ये करने के लिए आपको एक अच्छा मॉडल चाहिए कि ये कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान। एंड फाइनली अ फाइनल वर्ड फ्रॉम हारून साहब, आपको लगता है कोई डायरेक्शन सिम्त आपको नजर आ रही है? जी, अभी तो जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी तो सिर्फ कारोबार मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं बार बार जो ये जैसे इन्होंने डॉक्टर खाकान ने बहुत सी अच्छी तजावीज़ दी हैं, मेरा कहना ये है कि हमें अब ये तय करना है कि हमारा करंट ढांचा इसको करने के कैपेबिलिटी काबिल है या नहीं है। मेरी जजमेंट ये है कि काबिल नहीं है, और हमें ये डेलीगेट करके ये काम प्रोफेशनल्स को देने चाहिए। 2 या 3 रिफॉर्म, एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आप पिक कर लें और एसेट बेच के दिखाएं ताकि लोगों को हम पर एतबार आए। इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट मुझे इतना है कि हम पे कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म एतबार करने पे तैयार नहीं है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब और बहुत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बड़ी तफसील से आपने बताया मईशत के हमारे ज़ाहिर है जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं, और उनके लिए जो सलूशंस हैं वो भी ज़ाहिर है अब बहुत ही ड्रास्टिक होने चाहिए, जैसे हमारे माहिरीन ने इस वक्त तजवीज़ किए हैं। आज के लिए इतना ही जी। कल दोबारा हाजिर होंगे। चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है उसका क्या ढांचा होना चाहिए उसके साथ इन फोकस में।